बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में, और उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू करना चाहिए अहाता अदालत के अंदर, जहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। और ऑब्वियसली लोग जो तासुर मिल रहा था कि अदालतों के अंदर और किस्म का रवैया होता है, और जब अदालतों के बाहर आते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बुनियाद के ऊपर शायद सिक्योरिटी ने जो वहाँ पर आए, कोई ना कोई हुक्म तो ज़रूर मिला होगा कि आप यहाँ पर खड़े होकर सियासी गुफ्तगू मत करें, और उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि कुछ दिनों से जब से ये ऑडियो लीक का मामला शुरू हुआ, एक रिएक्शन आया जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया गया। और इस पर आपने भी बात की, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पर और इसके अलावा जो मीडिया पर लोग अपनी आरा जो है उसका इजहार करते रहते हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ी तफसील के साथ बात की। और मरीम नवाज़ ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साकिब निसार साहब के हवाले से एक चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के एक इदारे के हवाले से चार्जशीट पेश की। वो ये कहती हैं कि ये कौन सा ऐसा शख्स था जो इतना ताकतवर है जिसको साकिब निसार साहब ना नहीं कर सकते। और फिर साकिब निसार के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने मज़ीद भी कही, और वो ये कहती हुई नज़र आई कि इदारे को इस्तेमाल किया गया, अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जिस पर हमारा भी मौक़िफ़ ये है। और अब तो राय साहब, शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि इसकी एक बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर भी मैं खैर तफसील से बात करूँगा कि हुकूमत की एक अगर एक हुकूमत का फ़र्द ये बात कर रहा है तो इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। लेकिन मरीम नवाज़ की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑब्वियसली जिस तरह हम पिछले 4-5 रोज़ से जो माहौल देख रहे थे कि एक बयान हल्फी है, फिर एक ऑडियो लीक है, फिर उसकी गवाही, और फिर उसको मीडिया में नून लीग आती है, डिफेंड करती है और कहती है कि एक और गवाही आ गई नवाज़ शरीफ के हवाले से। तो राय साहब, कैसे देखते हैं मरीम नवाज़ की तरफ से आना, उस तमाम गुफ्तगू को रिपीट करना जो मीडिया पर पहले ही हो रही थी? जी राय साहब। देखिए, मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशमी साहब दो पहलू हैं। दोनों पहलू मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है, और ये एतराफ़ जुर्म कोई उन्होंने आसानी से नहीं किया, उनको चारों नाचार करना पड़ा है। और इस एतराफ़ जुर्म का पस मंज़र और इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी कुछ हफ़्ते पहले, तकरीबन कुछ 2 हफ़्ते पहले, इस्लामाबाद के सरीना होटल में एक तकरीब हुई, और मरीम नवाज़ को उस तकरीब में आप कह सकते हैं मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम है उसकी जानिब से। और मरीम नवाज़ ने वहाँ पर ख़ुद को मीडिया की आज़ादी का चैम्पियन साबित करने की कोशिश की। ये साबित करने की कोशिश की कि फ़ौज ने मीडिया का गला घोंटा हुआ है। ये साबित करने की कोशिश की कि इस हुकूमत ने मीडिया को बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है, मीडिया पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, और एक तरह से इंटरनेशनल मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ऐसा सेमिनार था, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसके मुतल्लिक हुकूमत का इल्ज़ाम ये है और हुकूमत का दावा ये है कि इसके लिए फ़ॉरेन फंडिंग हुई थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हुकूमत का दावा ये है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई थी उसके लिए भी फ़ॉरेन फंडिंग हुई। अब यहाँ पर तो मरीम नवाज़ ने ख़ुद को आज़ाद मीडिया का बहुत बड़ा अलंबरदार ज़ाहिर किया। इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर हमें ये भाषण देते हैं, और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मीडिया को ये भाषण देते हैं कि मेरी जो तकरीर नहीं चलने दी जाती मीडिया पर, और ज़ाहिर है कि उसकी रीज़न्स ये है कि कानूनी वजूहात हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने, चाहे मरीम नवाज़ को और मियाँ नवाज़ शरीफ को अब ये अदालतें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, इन अदालतों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया, इन अदालतों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को मफरूर करार दिया, इन अदालतों से मियाँ नवाज़ शरीफ मुजरिम साबित हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स जिसको वहाँ की सुपीरियर कोर्ट्स इश्तिहारी और मुजरिम करार दे दें, मफरूर करार दे दें, उसको अवामी जलसों से खिताब की इजाज़त दी जाए, और फिर उसके बाद उसकी वो तकरीरें टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी आने दी जाएं, और कहा जाए कि जी टेलीविज़न चैनल्स भी
उन तकरीरों को दिखा सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं उनके ऊपर एक पाबंदी लगी थी पैमरा की जानिब से, और जाहिर है कि अगर ये पाबंदी गलत होती तो ये चैलेंज की जा सकती थी किसी अदालत में और अदालत इस हुक्म को उड़ा सकती थी। लेकिन खुद शरीफ फैमिली को पता था कि ये जो हुक्म है पैमरा का हुक्मनामा, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अदालत लेकर उस तरह से नहीं गई मुस्लिम लीग नून इस पूरे मामले को। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ हमेशा ये तासुर बनाते रहे कि उनके दौर में मीडिया बहुत आज़ाद था और इमरान खान की हुकूमत ने मीडिया के ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है। लेकिन अब जो ऑडियो लीक हुई थी एक मरियम नवाज़ की, जिसमें वो ये किसी को हदायत दे रही थी और ये हदायत दे रही थी कि कुछ मखसूस चैनल्स, 4-5 चैनल्स जो कि उस वक्त की हुकूमत के लिए क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते थे, यानी सिर्फ खुशामदे नहीं करते थे, सिर्फ तारीफ़ें नहीं करते थे, बल्कि तनकीद भी करते थे हुकूमत की खामियों पर, तो उनको इश्तहारात ना दिए जाएं। और उसके भी हाशमी साहब, ये जो एतराफ़ जुर्म है इसके भी दो पहलू हैं। एक तो मरियम नवाज़ ने ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ ये मेरी ऑडियो है और मेरी ऑडियो के मुतल्लिक मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फैब्रिकेटेड है। अब जिस वक्त मरियम नवाज़ ने यह एतराफ़ किया था, होना तो ये चाहिए था मरियम नवाज़ इसकी वजाहत भी कर देती कि क्या ये उनका जो एक आज़ाद मीडिया का उन्होंने मंशूर बना रखा है, ये आज़ाद मीडिया के मंशूर का हिस्सा था कि चैनल्स को दबाया जाए कि इन चैनल्स को कोई सरकारी इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। इसका और क्या मकसद हो सकता था? इसका मकसद उन चैनल्स को ब्लैकमेल करना, उन चैनल्स के काम करने वाले सहाफ़ियों के ऊपर उनके रोज़गार के मौके बंद करना। ज़ाहिर है कि चैनल्स को जब इश्तिहारात नहीं मिलेंगे तो वो अपने सहाफ़ियों को पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे, उनकी सैलरीज, उनकी जो तनख्वाहें हैं उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब तो यह है कि उस वक्त ये उन चैनल्स को माली मुश्किलात का शिकार करना चाहते थे और माली मुश्किलात का इन्होंने शिकार किया भी। दूसरा इसमें एतराफ़ जुर्म ये है, यानी एक तो ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से इनका जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल एक फ्रॉड मौक़िफ़ है, एक बोगस मौक़िफ़ है। और सबको मालूम है कि इन्हीं के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग को 3 सफ़ों में और बल्कि 1.5 सफ़े पे भी आना पड़ा था। इतना ज़्यादा इन्होंने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई थी और उनका जो प्रिंट पेपर है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी थी और बहुत बदतरीन दौर से उस वक्त जंग ग्रुप गुजरा था। अब दूसरा जो एतराफ़ जुर्म है इनका वो ये है कि मरियम नवाज़ जब कह रही हैं कि ये मेरी ऑडियो है, तो मरियम नवाज़ ने उस वक्त किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में ये हदायत दी? क्योंकि मरियम नवाज़ के पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था और मरियम नवाज़ ने उस वक्त, ये एक ओपन सीक्रेट है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक PMLN का सोशल मीडिया सेल और PMLN का मीडिया सेल कायम किया हुआ था सरकारी खर्चे से। तो ये भी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। तीसरा एतराफ़ जुर्म उन्होंने ये कर लिया कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और ये लोग खुद को बादशाह समझते हैं, शहनशाह समझते हैं, खलीफा समझते हैं, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने के नाते वो वजारत इत्तलात को ये हदायत जारी कर रही थी कि किस चैनल को इश्तिहार मिलना चाहिए और किस चैनल को इश्तिहार नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनके असूल व ज़वाबित हैं। ये मीडिया की आज़ादी के हवाले से इनका असल चेहरा है, ये मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी इनका असल मौक़िफ़ है। और जो कानून की बात करते हैं तो ज़रा ये भी मरियम नवाज़ वजाहत कर देती, एक बड़ा ही ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए, बड़ी जल्दी से वो आगे निकल गई ये बात करते हुए कि उस वक्त उनकी क्या कैपेसिटी थी जिस कैपेसिटी में वो अपनी वजारत इत्तलात को, यानी मुस्लिम लीग नून के दौर की वजारत इत्तलात को इस किस्म के जो अहकामात हैं वो जारी कर रही थी। दूसरा जो उन्होंने बात की जस्टिस आकिब निसार की ऑडियो के मुतल्लिक, उसमें उन्होंने एक और एतराफ़ जुर्म ये कर लिया कि चलें, अल्फाज उन्होंने ये इस्तेमाल किए कि चलें मान लिया कि जस्टिस आकिब निसार की तकरीर के कुछ हिस्से ऐसे थे कि जिनको वहाँ से काट कर इस ऑडियो में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो बाकी अल्फाज थे उनके मुतल्लिक बताया जाए कि वो कौन सी तकरीरों से लिए गए थे। यानी आधा हिस्सा तो उन्होंने मान लिया, आधा फ्रॉड तो उन्होंने अभी मान लिया कि आधा फ्रॉड हुआ है। जस्टिस आकिब निसार की तकरीरों में से कुछ हिस्से काट कर, कुछ अल्फाज काट कर, उन अल्फाज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सियाको सबाक से हटाकर लगाया गया उस जाली ऑडियो के अंदर। तो आधा एतराफ़ जुर्म कर लिया
और बाकी जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है 20-25%, उसके मुतल्लिक भी आप देखेंगे कि वो तकरीरें वगैरह आ जाएंगी। लेकिन हाशमी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी शख्स ये दलील दे सकता है कि मैंने आधा फ्रॉड किया है, लेकिन आधा जो मैंने फ्रॉड नहीं किया, उस आधे फ्रॉड के ऊपर मुझे अप्रिशिएट किया जाए कि मैंने आधा फ्रॉड नहीं किया, या मेरा आधा फ्रॉड अभी एक्सपोज नहीं हुआ। यानी मेरा तो अभी आधा फ्रॉड एक्सपोज हुआ है, मैंने जो धोखा दिया था उसका आधा हिस्सा सामने आ गया है, आधा अभी सामने नहीं आया, तो इसके ऊपर मुझे कोई अप्रिशिएट किया जाए या मुझे मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें कोई रिलीफ वगैरह दिया जाए। एक तो उनके इस मौक़िफ़ में बिल्कुल किसी किस्म की जान नहीं थी, और उन्होंने एक मरतबा फिर 2 चैनल्स को दबाने की कोशिश की। उनमें एक मेरा चैनल भी था जिसके लिए मैं काम करता हूँ, कि ये वो चैनल हैं जो कि जस्टिस साकिब निसार की इस ऑडियो को जाली करार देने पर तुले हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज कर रहे हैं। साथ ही बड़ी मुज़हिका खेज़ बात भी उन्होंने की और ये कहा कि असल में तो ये हुकूमत का काम था, ये मीडिया वालों को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई कि मीडिया ने आज खुद रिसर्च करना शुरू कर दी, ये तो हुकूमत को करनी चाहिए थी। अब मरियम नवाज़ को कोई जाकर बताए कि मीडिया का काम ही ये होता है कि तहकीकाती सहाफ़त, रिसर्च करना। आप कोई दावा करेंगी तो उसके ऊपर भी रिसर्च करेगा मीडिया कि आपका दावा ठीक है या नहीं ठीक। आपके दावे के ऊपर जस्टिस साकिब निसार से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेगा। जस्टिस साकिब निसार का कोई मौक़िफ़ आएगा तो आपका वर्जन लेने की कोशिश की जाएगी। मिसाल के तौर पर आज कुछ सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किए कि जस्टिस साकिब निसार ये कहते हैं कि ये ऑडियो टेप जाली है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी। तो मीडिया का काम ही ये होता है कि दूसरों का मौक़िफ़ भी लेना, रिसर्च भी करना, तहकीकाती सहाफ़त भी करना। तो अब वो मीडिया से नाराज़ थी कि असल में ये काम हुकूमत नहीं कर सकी। और मैं ये भी कहूँगा हाशमी साहब कि हुकूमत की नालायकी भी है, हुकूमत की नालायकी भी है कि जो काम मीडिया ने किया, मीडिया ने जिस तरह से जस्टिस साकिब निसार की तकरीरें निकाली, जिनमें से कुछ अल्फाज इस ऑडियो में जाली तरीके से इस्तेमाल किए गए, मैं और आप ये चीज़ें सामने लेके आए, ये काम वाकई हमसे पहले हुकूमत को कर लेना चाहिए था। वजारत इत्तलात के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उनको अपने रिसर्चर लगाने चाहिए थे और ये 1 घंटे के अंदर उनको एक्सपोज करना चाहिए था। बहरहाल बाद में फवाद चौधरी ट्वीट्स करके मीडिया का शुक्रिया अदा करते रहे कि आप लोगों ने इस स्कैम को एक्सपोज किया है। अब आ जाए जनरल फैज़ हमीद की जानिब। एक तो पहले इनका ये मौक़िफ़ था कि राना शमीम जो है वो उनका बयान हल्फी है कि जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फ़ारूक को मैनेज करने की कोशिश की और ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को बाहर नहीं आने देना। दूसरा उनका मौक़िफ़ यह है कि जनरल फैज़ हमीद अदालतों को मैनेज कर रहे थे और अदालतों को ये कह रहे थे कि 2 साल तक मरियम नवाज़ को अगर हमने बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मियाँ नवाज शरीफ को भी बाहर नहीं आने देना। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार अदालतों को मैनेज कर रहे थे, दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक कह रहे हैं कि वो अदालतों को मैनेज कर रहे थे। अगरचे जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये जो कुछ स्टेटमेंट्स की हद तक तो इल्ज़ामात हैं, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाया गया। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाने का मकसद क्या है? असल मकसद जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाने का ये है कि इनको ये पता है कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त जो 5 आपके मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं। आर्मी रूल्स में जो एक हालिया तरमीम की गई थी कि कम से कम जो अगर आपका मोस्ट सीनियर जनरल भी है तो उसने 1 साल तक कोर कमांड की हो। अब उनकी जो वो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि 20 नवंबर से उन्होंने पेशावर कोर का चार्ज संभाल लिया है और अगले साल 29 नवंबर को जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे, दूसरा जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा, तो उस वक्त वो अपना 1 साल का यानी जनरल फैज़ हमीद अपनी 1 साल कोर कमांड भी कर चुके होंगे। तो इस तरह जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर होंगे, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे, फिर जनरल अज़हर अब्बास होंगे, फिर जनरल नोमान होंगे और फिर जनरल फैज़ हमीद होंगे। तो खदशा ये है मुस्लिम लीग नून को कि कहीं जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ ना बन जाएं। अब ये जो 5 के 5 हमारे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या किसी भी दौर में जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, इन सब का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है, सब बड़े प्रोफेशनल होते हैं और जाहिर है कि जिस लेवल पर ये पहुँचे होते हैं अपनी शानदार सलाहियतों की वजह से और शानदार करियर की वजह से पहुंचे होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस्तेहकाक है कि इन 5 में से किसी एक को वो आर्मी चीफ बना दें, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें। मियाँ नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना ये इस्तेहकाक इस्तेमाल किया था। तो अब इनको खदशा ये है
कि कहीं ऐसा ना हो कि जनरल फैज़ हमीद अगले आर्मी चीफ बन जाएं और जिस तरीके से हमने उनके ऊपर तनकीद की हुई है, जिस तरीके से हमने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, तो हमारे लिए तो फिर जो हमारा एक मकसद होता है कि कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी चीफ जस्टिस हो या किसी इदारे का सरबराह हो, वो हमारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर तो हमारे सियासी मकासद के लिए हम जो एक प्लान कर रहे हैं वो नहीं होगा। हालांकि हकीकत ये है कि जब भी आप किसी को आर्मी चीफ लगाते हैं, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली ने जब भी किसी को आर्मी चीफ लगाया है, तो जाहिर है कि उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ थी कि वो 3 स्टार जनरल था, मोस्ट सीनियर था और उसका मेरिट था। लेकिन इन्होंने एहसान चढ़ाने की कोशिश की कि अच्छा हमने आपको आर्मी चीफ लगाया है, अब आपने हमारे सियासी मकासद पूरे करने हैं। लेकिन हाशमी साहब, होता ऐसा नहीं है। जब भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल 4 स्टार जनरल बनता है और आर्मी चीफ बन जाता है, 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बन के, तो वो सिर्फ आर्मी का चीफ बन जाता है। वो किसी सियासी जमात का चीफ नहीं बनता, वो किसी हुकूमत का चीफ नहीं बनता, वो अपने इदारे का चीफ होता है और वो अपने इदारे की पॉलिसीज़ को लेकर आगे चलता है। तो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज को तकसीम करने की साजिश है, बाकी जनरल्स को कोई पैगाम देने की साजिश है, फ़ौज के अंदर बदगुमानियाँ पैदा करने की साजिश है और इसी तरह फ़ौज और हुकूमत के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करने की साजिश है। राज साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, खदशात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी जगह पे, जिसलिए सारा खेल खेला गया, वीडियोस लीक हुई, निकाली गई और अब तो देखें ये आपको बॉडी लैंग्वेज बता रही है। मरीम नवाज ने, राय साहब आपको याद होगा जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जज अरशद मलिक की वीडियो रिलीज हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि और वीडियोस आएंगी और ऑडियोज आएंगी और बहुत सारे सबूत आएंगे। फिर उसके बाद भी जब जब वो अदालत में पेश होती रही हैं, ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, यानी पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब कैप्टन सफदर साहब भी ये कह रहे हैं कि अब जो अगली वीडियो आने वाली है साकिब निसार की वीडियो, जो मुबैना ऑडियो, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आगे तो सिनेमा स्को फिल्में आने वाली हैं। अच्छा, अब मुझे और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, जज अरशद मलिक की वीडियो आ गई और फिर जज अरशद मलिक को जिन हालात में वो वीडियो बनाई उसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त अपना जो एनालिसिस था वो रखा दोनों तरफ से कि किन हालात में वीडियो बनाई गई, कौन सऊदी अरब गया, दोनों तरफ से वर्जन आ गए। फिर एक एफिडेविट जज अरशद मलिक का भी मौजूद है। सर, केसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केसेस की बुनियाद और केसेस का अपना जो मकाम है वो वहीं पे मौजूद है। और मैं ये बात और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि भाईजान, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश भी की गई थी तो अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है, अपीलों की शक्ल में अदालत में जाएं, अपीलें अपनी सबमिट करें और वहाँ पर बता दें सारी सिचुएशन कि जो इल्ज़ाम हम पर लगाया गया था, ये रसीदें मौजूद हैं, ये मनी ट्रेल मौजूद है, ये डीड्स मौजूद हैं, मलकियत का जो हम पर कहा गया, ये मलकियत किसकी है, ये सारे सवालात के जवाब दे दें तो मेरा ख्याल है कि मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन राय साहब, ये मामला अदालतों के अंदर ख़त्म नहीं हो रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरीम नवाज के वकला पेश हुए और कहा गया कि जुनैद सफदर की शादी है, वलीमा है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए, इसको मज़ीद तारीख दे दी जाए। तो सर, पहले दिन से अदलिया के गिर्द घेरा तंग करना, अदालतों के ख़िलाफ़ महाजराई हमें नज़र आ रही है, इनके किरदार में भी, इनके बयानात में भी और इनकी स्ट्रेटजीज़ के अंदर भी। और फिर दूसरी तरफ राय साहब, इन्होंने अब तक एक स्ट्रेटजी जो अपनाई, वो उस स्ट्रेटजी को जब कामयाब होते हुए नहीं देखा तो हमें अब ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है और पाकिस्तान की आवाम को भी समझ में आती है कि इन्होंने केसेस अदालतों से बाहर लड़ने की एक नाकाम कोशिश की है। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स, तारीख पे तारीख, जिस हम पीडीएम वाले तारीख पे तारीख दे रहे हैं ना राय साहब, उस तरह ये भी तारीख पे तारीख ले रहे हैं। और मुझे तो हैरानगी होती है पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर बड़े अदब और एहतराम के साथ। और एक मौदबाना सी हमारी दरख्वास्त है इस प्लेटफॉर्म से कि आप अदालतें क्यों मौका देती हैं कि जनाब किसी की शादी है इसलिए अपीलों की समाअत नहीं होगी। इसको सर एक लॉजिकल एंड की तरफ जाना है। अगर लॉजिकल एंड नहीं होगा तो फिर मुझे तो पिछले 3-4 सालों में नून लीग की सियासत सर ऑडियो वीडियो से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आई। और अगर 5 साल बाद जब तारीख लिखी जाएगी ना राय साहब, सियासी तारीख, तो उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी कि इन पिछले 5 सालों में अपोजिशन जमात जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी, उसने किस किस्म की सियासत की। वो ऑडियो और वीडियो की सियासत थी जिससे पाकिस्तान की आवाम को क्या लेना देना है। आप हज़ारों मिनट्स, हज़ारों घंटे डिस्कशन, सब कुछ जो है
उसका जो जितना भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ के गिर्द घूम रही है। इसका पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है और सर अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट भी करें कि ये वीडियो की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होनी चाहिए। देखें, ना तो ये अदालतों में मनी ट्रेल पेश करते हैं, ना अदालतों में रसीदें पेश करते हैं, और ना ही ये जो जाली वीडियोस हैं जो ये लेके आए होते हैं वो भी अदालतों में पेश नहीं करते। यानी मरियम नवाज़ से भी ये सवाल किया गया था कि अगर आप ये समझती हैं कि ये वीडियो असली है और आपका ये जो दावा है कि एक अमेरिकी कंपनी ने इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया था और ये बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है, असली वीडियो है, तो फिर आपको किसने रोका है कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं? जाहिर है कि मरियम नवाज़ के पास एक बहुत बड़ी कानूनी टीम है। मरियम नवाज़ और पूरी शरीफ फैमिली के पास अरबों खरबों रुपए हैं और करोड़ों रुपए इनके जो वकला हैं वो फ़ी लेते हैं। बड़े बड़े चैम्बर हैं उनके, अदालतों के ऊपर उनका असर रसूख भी है बतौर वकील। तो ये जो जाली एक ऑडियो टेप जिसको मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि ये असली है, इसको लेके चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर दें। अगर उनको लगता है ये असली है तो फिर तो अदालत उनको रिलीफ दे देगी, या कम से कम ये कह देगी कि चले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के केसेस को रिव्यू किया जाए और दोबारा से जायज़ा लिया जाए कि क्या इनके पास कोई मनी ट्रेल देने के लिए है और क्या इनके खिलाफ फैसले वाकई दबाव में आए थे। लेकिन हाशमी साहब, जिस तरह ये रसीदें देने की जानिब नहीं आते, जिस तरह ये मनी ट्रेल देने की जानिब नहीं आते, इसी तरह इनको पता है कि ये हलफनामा भी जाली था, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने उससे हाथ खींच लिया और उस मामले में फरीक नहीं बनी। इसी तरह ये जो जाली ऑडियो टेप है जो कि पहले ही साबित हो चुकी है, कुछ 70% तो साबित हो चुकी है, बाकी 30% भी साबित हो जाएगी, और 70% अगर साबित हो गई है तो इसका मतलब है कि ये एविडेंस आप अदालत में नहीं लेके जा सकते। तो ये कभी भी नहीं लेके जाएंगे अदालत में, कभी भी फरीक नहीं बनेंगे और एक हमदर्दी लेने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक बयानिया बेचने की कोशिश करेंगे कि हमारे खिलाफ जो फैसले आए थे वो कोई फ़ौज के दबाव में आए थे। लेकिन हकीकत ये है, जो कि बहुत खुलकर सामने भी आ चुकी है, कि इनका जो बयान हल्फी वाला ड्रामा था वो भी बेनकाब हो चुका है और अवाम बाशऊर भी हैं, वो देख भी रहे हैं कि उसके अंदर कितने बड़े बड़े झोल थे और किस तरह जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक उस वक्त के बारे में इल्ज़ाम लगाए गए जब वो मरियम नवाज़ के अपीलों की समाअत ही नहीं कर रहे थे। इसी तरह जस्टिस साकिब निसार का भी हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि उनकी ऑडियो टेप जाली साबित हो चुकी है। तो इस वजह से इनको खौफ है कि अगर ये दरख्वास्त लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो मुस्लिम लीग नून की वो दरख्वास्त पहली हीयरिंग में ही स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, इनकी मज़ीद सुबकी होगी। और अब ये जो मज़ीद वीडियोस की बात करते हैं, कभी लंदन से इनका जो एक वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी किरदार है, जो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के दरवाजे खोलते और बंद करते हैं और जिनको ये समझा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के बड़े वफ़ादार हैं और ज़ाती मुलाजिम की तरह उनकी बड़ी खिदमत भी करते हैं। और यहाँ तक कि एहसन इकबाल को, यानी उनकी दीदा दलेरी इतनी देखें आप कि एहसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको ट्विटर पर शटअप कॉल भी दे दी और ये कहा आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, दरवाजा खोलने वाले। मैं वीडियोस जो देखता हूँ लंदन से, आपके शहर से आई हुई, तो जब भी देखता हूँ वो 30 सेकंड की वीडियो आती है तो यही शख्स यानी नासिर भट्ट यही मियां नवाज शरीफ का दरवाज़ा खोलते हैं, यही बंद करते हैं। फिर एहसन इकबाल को ट्विटर के ऊपर सबके सामने ये कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मुझ पर तनकीद करो। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्स जो है वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट भी है और इसने कोई ख़तरनाक किस्म के काम मियां नवाज शरीफ के लिए और शरीफ फैमिली के लिए किए हुए हैं। इसीलिए एहसन इकबाल जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनकी बहरहाल पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए तो एक जदोजहद है ना, तो उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया नासिर भट्ट के खिलाफ। नहीं सर, मुझे याद है वो जो एक सहाफ़ियों की मुलाकात यहाँ पे हुई थी और लोगों ने उसको बाद में कोर्ट भी किया और एक सहाफ़ी ने ये अमानतन ये बात बताई कि इसहाक डार साहब ने कहा कि जहाँ तक इन साहब का, जिनका आपने नाम लिया, और फिर एक दूसरी शख्सियत है कि इनको वो पार्टी में मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसहाक डार साहब एकदम से उन्हें रोक के और कहते हैं कि जनाब इससे ज़्यादा क्या और मकाम मिलना था, ये कम मकाम है कि एक राइट पे बैठा है एक लेफ्ट पे बैठा है। राइट पे लेफ्ट पे तो
तो काम तो सर उन्होंने काफी सारा किया है, और काम तो वाकई खतरे वाला था। हाँ, खतरे वाला काम था, लेकिन देखे ना, एहसन इकबाल इधर से वजीर भी रहे, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो आप एक ऐसे शख्स को जिसकी कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन उसने चूंकि आपके लिए कोई गुंडागर्दी का काम किया है, सिर्फ इस वजह से आप अपने सेक्रेटरी जनरल को उससे जलील करवा रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये जो वीडियोस की अब धमकियां दी जा रही हैं मजीद, ये भी हाशमी साहब इसी किस्म की जाली वीडियोस होंगी। दूसरा, एक वीडियो के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि एक अरशद मलिक जज मरहूम की वीडियो और भी है, जिसमें कोई जस्टिस आकिब निसार के मुतल्लिक वो ये इंकशाफ कर रहे हैं। और वो भी ज़ाहिर है कि अगर वो वीडियो हुई भी तो वो भी उसी तरह की कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में होगी, या जो पहले वीडियो जारी की गई थी उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा होगी, जिसके मुतल्लिक जज अरशद मलिक पहले एक बयान हल्फी देकर गए थे, और उस बयान हल्फी में उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून ने उनको धमका कर। राज साहब, एक और बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी बात मैंने काट दी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, एक वीडियो ट्रेल चल रही है। अच्छा, यहाँ पर आज पहली दफ़ा काबीना के अंदर तो खैर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कौम के पास जाएं, लोगों के पास जाएं और बताएं कि ये जजेस के साथ क्या कर रहे हैं। एक सवाल जनरली किया जाता है कि यार पाकिस्तान की हुकूमत को क्या मसला है जब ये बात आती है, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों बोलती है यहाँ पर वीडियो बनाना या ना बनाना। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमने नहीं कहा कि वीडियो बनाई गई, ना हम कहते हैं, ना हम कहते हैं सर, हम भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं करते कि ये वीडियो बनाई गई या क्या हुआ। हमारे पास जो सवालात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चीज़ें मौजूद थी, हम उसकी रोशनी में बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सर पहली दफ़ा बात कही है, और वो ये कहते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो वीडियो वो जिसका रिपोर्ट किया गया कि ड्रामा करार दिया गया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि लंदन के 4 फ्लैट्स का पैसा कहाँ से आया, टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि फ़ौज को बुरा भला कहा गया। और अफसोस ये है कि लाहौर के फंक्शन में जहाँ चीफ जस्टिस को बुलाया गया, वहाँ इस मुजरिम ने तकरीर की जो मुल्क से भागा हुआ है, और असम्बली में झूठ बोला, कतरी ख़त भी फ्रॉड निकला। सर, ये पहली दफ़ा इस मामले पर, यानी ये जो ऑडियो वाला मामला आया, प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन जो है वो सामने आया है। देखें, अगर हुकूमत इसके ऊपर रिएक्ट ना करे, यानी एक ऐसी टेप, एक ऐसी ऑडियो जो जाली साबित हो गई है, अगर हुकूमत उसके ऊपर रिएक्ट ना करे और ये ना कहे कि ये जाली है जो साबित हो चुकी है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो उसकी सियासी हरीफ है उसको ये बयानिया बनाने का मौका देगी कि उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि इसी वीडियो में हुकूमत का भी जिक्र है। ये जो जाली ऑडियो लेके आई है मुस्लिम लीग नून, उसमें हुकूमत का भी जिक्र है कि खान साहब को लेके आना है और इस तरह की बातें कि शरीफ फैमिली को इसलिए निशाना बनाना है कि खान साहब की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम करना है। और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की सियासी हरीफ है, तो क्या उनको मजलूमियत का बयानिया एक झूठ की बुनियाद पर कायम करने देना चाहिए? ये फितरती सी बात है। वो हमें कह रहे हैं कि आप सहाफी क्यों कर रहे हैं बातें, वो तो हमें कह रहे हैं, निशाना बना रहे हैं कि आप लोग क्यों। कुदरती बात है। मैं तो कहता हूं कि हुकूमत ने इस पे नाअहली दिखाई है। जितनी एग्रेसिवली हुकूमत को इस मामले पर रिएक्ट करना चाहिए था, जितनी एग्रेसिवली रद्द अमल देना चाहिए था, अभी तो हुकूमत ने उतना एग्रेसिवली रद्द अमल नहीं दिया। तो क्या हुकूमत को चाहिए ये कि वो खामोश हो जाए और इनको झूठ की बुनियाद पर वो बयानिया बनाने दे कि हम बड़े मजलूम थे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, और हमारे साथ ये जुल्म ना होता तो ये इमरान खान की हुकूमत ना होती, हमारी हुकूमत होती। ये तो हुकूमत नहीं कर सकती ना कि वो खामोशी से बैठ जाए। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की, वो तो बड़ी बुनियादी सी बात है, बड़ी समझ आने वाली, बड़ी सादा सी बात है कि आप अपने फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दें, रसीदें दे दें और अदालतों से अपनी जान छुड़ा लें। आप वो मनी ट्रेल नहीं देते, रसीदें नहीं देते, ये कभी जाली हलफनामा ले आते हैं, कभी जाली ऑडियोज ले आते हैं, तो इनसे तो जाहिर है आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही है राय साहब। व्यूअर्स, ये था दो टोक हमारा, और आज टाइम जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन जो आज जितनी भी बातें हुई इनका आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था, तज्ज़िया भी और इन्फॉर्मेशन भी। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए, आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह ने